वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो है PBR 322 के बारे में। तो ये हम एक वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है PBR 322। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स व्हीकल्स हैं जो कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमें कोई भी एक डीएनए का टुकड़ा किसी की बॉडी में पहुंचाना, तो हमें सबसे पहले उसको लिंक करना पड़ेगा एक वेक्टर के अंदर। तो वेक्टर में लिंक करेंगे उसके बाद ही वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में जाके वो क्लोनिंग कर सकता है। तो लेट अस बिगिन नाउ क्लोनिंग वेक्टर्स। You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। हमें पता है कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं हमारे, मतलब जो प्लाज्मिड्स, जो वेक्टर जो हम कहाँ से निकालते हैं, किसी भी बैक्टीरियल सेल में से हम प्लाज्मिड निकालते हैं। और जो बैक्टीरियोफाज है, मतलब जो हमारे वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनके पास एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। अगर हम किसी भी प्लाज्मिड को, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, हमने ये प्लाज्मिड डाल दी बैक्टीरिया के अंदर। ये प्लाज्मिड जब हमने बैक्टीरिया के अंदर डाली तो उसके पास एबिलिटी है ताकि वो क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इस डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकती है। बैक्टीरियोफाजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है, मतलब ये जो वायरस है वो हाई नंबर पर सेल, एक सेल में काफ़ी सारे बैक्टीरियोफाज हमें मिल सकते हैं, हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो उनका जो जीन, अगर ये इनके सेल भी ज़्यादा तो उनका कॉपी नंबर ज़्यादा है तो इनका जेनेटिक मटेरियल भी ज़्यादा होगा किसी भी सेल के अंदर। सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल। तो कुछ प्लाज्मिड्स के पास 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल होती है, बट वेयर अदर्स में हैव 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल। कुछ प्लाज्मिड्स में हमारी प्लाज्मिड्स 1 कॉपी एक भी हो सकती है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, बट कुछ बैक्टीरियाज के अंदर 15 से 100 कॉपीज़ भी हो सकती हैं पर सेल, किसकी? प्लाज्मिड्स की। देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज। अगर हम कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी बैक्टीरियोफाज या किसी भी प्लाज्मिड से लिंक करते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। तो हम उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? जितना कॉपी नंबर प्लाज्मिड का उतना। और बैक्टीरियोफाज vector used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA। अब जो वेक्टर्स हमारे प्रेजेंट में यूज़ हो रहे हैं वो इस तरीके से इंजीनियर्ड हो रहे हैं कि हम उनको ईजिली लिंक कर सकें फॉरेन डीएनए उनके अंदर, एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और उनमें से हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर सकें। रिकॉम्बिनेंट्स कौन है? जो चेंज हो गए हैं, जिनके अंदर प्लाज्मिड चली गई है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी ये। So let's jump to the next topic now. The following are the features that are required to facilitate cloning into the vector। तो फॉलोइंग फीचर्स जो कि हमें चाहिए किसी भी वैक्टर में क्लोनिंग करने के लिए। तो पहला हमारा जो है वो हमें पहला क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड हमारा है क्लोनिंग साइट्स। तो ये सब चीज़ें हमें किसी भी वैक्टर में क्लोनिंग करने के लिए चाहिए। अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो हमें ये सीक्वेंस चाहिए होता है किसी भी प्लाज्मिड के अंदर, क्योंकि ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जब हम इस सीक्वेंस पे कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाएंगे जो डीएनए किसी और का है, जब इस सीक्वेंस में लिंक करेंगे तो क्या होगा? ये रेप्लिकेट हो जाएगा विद इन द होस्ट सेल। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। अब जो हमने लिंक डीएनए को चिपकाया, उस पर पेस्ट किया, लाइगेट किया, ये उसकी कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो अगर हमें ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए किसी टारगेट, मुझे सपोज इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। वेट, लेट्स कम टू दिस पेपर। सपोज सी मुझे सी लाइक दैट, मुझे अगर इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो मुझे ये डीएनए को ऐसे वेक्टर पे लिंक करना है जो कि बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर बनाने वाला हो, मतलब हाई नंबर कॉपी सेल बनाता हो, हाई नंबर कॉपी पर सेल। तो मैंने इस डीएनए को काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसकी फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया, और फाइनली मैंने इसको यहाँ पे लाइकेट कर दिया।
ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस से काटा, इससे लाइगेट कर दिया, लाइगेट कर दिया। अब ये प्लाज्मिड में लाइगेट हो गया। अब ये वेक्टर में इस जहाँ पे मैं इसका लाइगेट करूँगी, सपोज ये सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे लगाते ही इसकी कॉपीज़ नंबर बहुत ज़्यादा ये रेप्लिकेट होने लगेगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ सीक्वेंस जहाँ पे हम एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक करके वी कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब हमने इस प्लाज्मिड को उठाया, इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया सपोज। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड होगा इस बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज़ को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारा मेन टारगेट होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट डीएनए हमने इतना सा लगाया था वो सारी जगह हमारा रेप्लिकेट हो गया, उसकी कॉपीज़ नंबर इतने बढ़ गए, तो हमें जो भी इसका काम है हम इससे आराम से अपना काम निकाल लेंगे। तो दैट्स ऑल व्हाट नोन एज रेप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्टेबल मार्कर। पहले तो हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है प्लाज्मिड के अंदर, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, सिलेक्टेबल मार्कर। So in addition to origin of replication or ORI, the vector requires selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permeating the growth of transformants. तो हमें ORI के साथ साथ इस सीक्वेंस के साथ साथ हमें वहाँ पे एक सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए जो कि हेल्प कर सके आइडेंटिफाई करने में identifying the eliminating non-transformants and selectively permeating the growth of the transformant। तो ये क्या करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये ऐसे मार्कर्स होते हैं, मतलब मार्कर मतलब जो कि किसी चीज़ को पहचानने में हेल्प करेगा, किसी चीज़ को सेपरेट करने में है। मैंने मार्क कर दिया कलर से कि ये कॉपी वाले स्टूडेंट्स फेल हैं, ये वाले पास, तो मार्कर ने क्या करा, हेल्प कर दिया ना, सेपरेशन कर दी दो चीज़ों की। तो सेलेक्टेबल मार्कर इज़ अ जीन, ये एक तरीके का जीन है जो इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल एंड दैट कन्फर्स अ ट्रेट फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए कन्फर्म करता है कि इनके अंदर ये जीन्स ये मतलब चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए, तो ये क्या आइडेंटिफाई करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे, एलिमिनेट करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हुए हैं, और सेलेक्टिवली ग्रोथ करेंगे किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट्स की। जो चेंज हुए उनको तो ये बढ़ाएंगे ज़्यादा नंबर में, जो चेंज नहीं हुए उनको क्या करेंगे, वहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसीजर है जब एक पीस ऑफ डीएनए किसी भी होस्ट बैक्टीरियम के अंदर चले जाता है, तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज ये पीस ऑफ सपोज कम टू हेयर, ये पीस ऑफ डीएनए है, ये बैक्टीरियल के अंदर चले गया, तो ये बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। अब इसे बोलोगे ट्रांसफॉर्म। सपोज ये पीस ऑफ बैक्टीरिया, ये पीस ऑफ डीएनए बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, तो मतलब ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। सेलेक्टेबल मार्कर इसको अलग कर देगा, इनको अलग कर देगा, मतलब एक तरीके की छटाई कर देगा ट्रांसफॉर्मेंट्स की और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की, इन दोनों को अलग अलग कर देगा। अब देखिए नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज, अब जो जीन्स हम ले रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है, मतलब उनको एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कौन कौन से जीन्स हैं, एम्पिसिलिन, क्लोर एम्पिफिनॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। तो ये हम यूजुअली 1 2 3 4 हमारे ये हो गए, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स है, ये वो जीन्स हम ले रहे हैं जो कि हमें ये पहचानने में हेल्प करेंगे कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है। तो ये हमारे 4 एंटीबायोटिक, अब देखो कितना इजी है लर्न करने के लिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर रहे हैं, यही कन्फर्म करेंगे हमें कि किस में आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ है, किस में नहीं हुआ है। अभी आपको बताऊंगी कैसे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट जो हमें चाहिए फीचर वो क्या है क्लोनिंग करने के लिए, क्लोनिंग साइट्स होनी ज़रूरी है वेक्टर के अंदर। देखिए कैसे, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites। तो हमें वेक्टर में एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक करने के लिए उस वेक्टर में क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सके, कट लगा सके। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर किसी भी वेक्टर के अंदर प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर किसी वेक्टर में एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगे, रिकॉग्निशन साइट्स वो होती हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है। अगर ये ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था।
इट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिससे कि जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए किसी भी वेक्टर के अंदर रिकॉग्निशन साइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड बी नॉट मोर देन 1, जिससे कि प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, PBR 322 में अब हम एक इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे कि हमने इसमें क्लोनिंग वेक्टर में क्या किया। So let's begin now. The ligation of DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. तो हम क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं डीएनए का किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट में प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये वाला पिंक वाला एक ये और ये, इन दोनों में से किसी एक जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लाइगेशन करते हैं, एक एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाते हैं, तुम इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो कोई भी दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम HI साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सो बस हमने टेट्रासाइक्लिन के बाम H1 साइट पे लगा लिया, क्या लगा लिया हमने, एक एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो क्या हुआ हमारा रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR 322, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो हमने जैसे ही यहाँ पे क्या करा, हमने इस साइट पे एक जीन लगा दिया, तो जो हमारी प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड थी, जैसे हमने एक जीन लगा दिया यहाँ पे या डीएनए लगा दिया, तो पहले ये क्या थी, TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, मतलब कि ये वाला जो पीस था हमारा, ये जो हमारी प्लाज्मिड थी, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट थी, मतलब उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एंटीबायोटिक से। बट जैसे ही हमने यहाँ पे एक फॉरेन जीन लगा दिया, तो इसका जो सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब हो गया। सपोज इसका सीक्वेंस था ABCD, मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिया F, तो क्या हो गया, इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो पहले जैसी थी अब ये वैसी नहीं रही, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट अब ये नहीं है, बिकॉज इट सीक्वेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जब भी हम किसी भी सीक्वेंस में फॉरेन डीएनए डालते हैं, उसका सीक्वेंस क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो, तो इसका भी डिस्टर्ब हो गया। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। अब हमारी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होगी, लूज कर देगी हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की पावर को लूज कर देगी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट स्टिल इट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। कैसे करेंगे, अब इसको जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनसे इनको हम अलग कैसे करेंगे, प्लेटिंग करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया, जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जो चेंज हुए हैं, जिनके अंदर प्लाज्मिड गया है, उन बैक्टीरियल सेल्स को अलग रख देंगे। ऐसे किस प्लेट में रखेंगे, जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, इसमें सपोज क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक डाल दिए, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स रख दिए जिनके अंदर ये प्लाज्मिड है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स गोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हमारे एम्पिसिलिन वाले एंटीबायोटिक में ग्रो कर रहे हैं, इसमें AMP, इसमें जो ग्रो कर रहे हैं, इनको मैंने उठा के इसमें डाल दिया, किसमें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में। द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट्स है जिनके अंदर ये प्लाज्मिड गया है, जो फॉरेन डीएनए गया है, वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, बट दे विल नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए पहले तो वो रेजिस्टेंट है, जैसे मेरे फॉरेन डीएनए डाला वो क्या हुआ, रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब वो चेंज हो गए, तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट एम्पिसिलिन में वो ग्रो करेंगे, बिकॉज उनके एम्पिसिलिन में मैंने कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करा, तो ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो ये क्या करेंगे, एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, बट दे विल नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक प्लेट में ये ग्रो नहीं करेंगे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनके अंदर, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स लिए थे हमने यहाँ पे जिनके अंदर प्लाज्मा डाली, कोई एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना होता है एक ही बैक्टीरिया में, बट जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं ये हमारे दोनों एंटीबायोटिक्स में ग्रो करेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनके अंदर वो फॉरेन डीएनए, वो प्लाज्मिड उन बैक्टीरियाज के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि ये एक प्लाज्मिड है, ऐसी प्लाज्मिड्स हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर डाले। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो इस वाली प्लेट में भी ग्रो करेंगे, इस प्लेट में भी ग्रो करेंगे, बिकॉज वो चेंज ही नहीं हुए। तो इससे क्या पता चल गया हमें, सपोज मैंने इस प्लेट में एंटीबायोटिक डाला, सपोज ये वाले बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं, तो मतलब कि मेरे ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प कर रहा है सेलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट्स को, therefore they are known as selectable markers, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA। और जो दूसरा हमारा जो जीन था वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। क्यों,
हमने यहाँ पे एलियन डीएनए डाला तो ये इनएक्टिवेट हो गया, तो दिस इज़ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जब हम किसी भी सीक्वेंस पे क्या करते हैं, कोई भी जीन डाल के फॉरन डीएनए डाल के उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, विच हेल्प्स इन सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जिसकी वजह से हमने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट आराम से कर लिया। एक बार आप और देख लेंगे इस सीक्वेंस में, देखिए यहाँ पे क्या है, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR22 रेस्ट्रिक्शन साइट्स में हिन थर्ड, इको R1, बाम HI, साल 1, PVU सेकेंड, PST CLA, ये हमारी सारी क्या रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहाँ पे कट लग सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ORE एंड एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबॉडी ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ये दो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन्स हो गए। और ROP जो रोप लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर से, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, तो ये जो प्रोटीन के लिए जगह है जहाँ पे जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, जहाँ की प्रोटीन जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। तो ये बाकी जो साइट्स आपको जितनी सारी दिख रही हैं, सारी साइट्स का नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा सकता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ PBR322। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की पूरी समरी क्या होता है और कैसे हम एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफैशंस को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ डाइकॉट पैथोजन, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो डाइकॉट प्लांट में अटैक करता है इस पैथोजन को, कैसे हम इसको इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करके इसको हम कैसे एक नॉर्मल वे में चेंज कर सकते हैं, एंड हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली टू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।